Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you History chapter 8 and the topic is the First Empire, the Mauryas. In this section we will learn about the First Empire, the Mauryas. इस खंड में हम प्रथम साम्राज्य मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे. Besides this, in this chapter you will learn about the Mauryan dynasty. इसके अलावा इस अध्याय में आप मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. द फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य वंश के प्रशासन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे. एंड एट लास्ट द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, और अंत में मौर्य वंश के पतन के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. वी हैव ऑलरेडी रेड दैट मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द महाजनपदात. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मगध सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया था. द रूलर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्रीज फ्रॉम मगध इन द ईस्ट टू कंधार इन द नॉर्थ वेस्ट टू डीप साउथ. मौर्य वंश के शासकों ने अपनी सीमाओं का विस्तार पूरब में मगध से लेकर उत्तर पश्चिम में कंधार तक तथा दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर, यानी राज्य से साम्राज्य. अब किंगडम और स्टेट में आप अंतर पहले समझ लीजिए. आधुनिक काल में हम अपने राज्यों को स्टेट कहते हैं, जबकि प्राचीन काल और मध्यकाल में उन्हीं राज्यों को किंगडम कहा जाता था. अब किंगडम पर चूँकि राजाओं का शासन होता था, इसलिए उन राज्यों को किंगडम कहते थे. और आज लगभग विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है. यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, इसलिए उन्हें स्टेट कहते हैं. अ वास्ट किंगडम इज नोन एज एन एम्पायर. एक विशाल राज्य को साम्राज्य कहते हैं. मगध अंडर द मौर्यन डायनेस्टी बिकेम इंडियाज फर्स्ट एम्पायर. मगध मौर्य वंश के अधीन भारत का प्रथम साम्राज्य बना था. In order to control a huge empire, the kings needed large army and administrators. और इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजाओं को बड़ी सेना और प्रशासकों की आवश्यकता होती थी. Now come to the next topic, चंद्रगुप्त मौर्य. The Mauryan dynasty was founded by चंद्रगुप्त मौर्य in 321 BCE. मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी. It is believed that चाणक्य was his mentor and guide. ऐसा माना जाता है कि चाणक्य जो थे वो उनके परामर्शदाता और गाइड थे, यानी पथ प्रदर्शक थे. उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी. चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त. चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था, या उनका जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त है. He is the author of the book अर्थशास्त्र which advises the kings on the art of administration. अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने ही उस पुस्तक की रचना की थी. which advises the kings on the art of administration. उस पुस्तक में उन्होंने राजाओं को प्रशासन की कला, यानी प्रशासन कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में उनके परामर्श लिखे हुए हैं. चंद्रगुप्त overthrew the last नंद रूलर धनानंद and occupied his capital पाटलिपुत्र. चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और पाटलिपुत्र पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया. He continued to capture territories and gradually moved towards central India. और उन्होंने भारत के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा करना प्रारंभ किया, उसे आगे बढ़ाया और मध्य भारत तक पहुंच गए. देन चंद्रगुप्त कैप्चर्ड द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया आफ्टर एलेक्जेंडर्स डिपार्चर. और सिकंदर के प्रस्थान के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण हासिल किया. ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर एलेक्जेंडर्स जनरल बिटवीन 305 to 303 BCE. उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को
305 से लेकर 303 ईसा पूर्व के मध्य में पराजित किया। चंद्रगुप्त मेड ए गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट्स टू द ग्रीक जनरल एंड ऑब्टेन्ड द टेरिटरी अक्रॉस द रिवर इंडस। चंद्रगुप्त ने ये यूनानी जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको 500 हाथी का उपहार दिया और सिंधु नदी के पार का जो क्षेत्र था उसको हासिल कर लिया इस दान के बदले में। सेल्यूकस सेंट हिज एम्बेसडर मेगास्थनीज टू लिव इन द मौर्यन कोर्ट। तब सेल्यूकस ने अपने दूत मेगास्थनीज को मौर्य वंश के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज लिव इन द मौर्यन कोर्ट फॉर मेनी ईयर्स, और मेगास्थनीज मौर्यों के दरबार में बहुत साल तक अपना समय बिताया। मेगास्थनीज ने, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड ए बिग एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इट इंक्लूडेड इम्पोर्टेंट सिटीज लाइक पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। इसमें महत्वपूर्ण नगर पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन शामिल थे। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। पाटलिपुत्र मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला एंड उज्जैन वेयर द कैपिटल्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंसेज। तक्षशिला और उज्जैन महत्वपूर्ण प्रांतों यानी उस समय के राज्यों को प्रांत भी कहते थे, उनकी राजधानियाँ थी। बोथ दीज सिटीज वेयर लोकेटेड ऑन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स। ये दोनों नगर जो थे वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। तक्षशिला वाज द गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तक्षशिला जो था वो उत्तर पूर्वी और मध्य एशिया का एक तरह से द्वार था। वाइल उज्जैन वाज ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, जबकि उज्जैन उत्तर और दक्षिण भारत के मार्ग पर अवस्थित था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिंदुसार। बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्त इन 297 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बिंदुसार आरूढ़ हुए 297 ईसा पूर्व में। He is said to have conquered the land between the two seas, presumably the Arabian Sea and the Bay of Bengal. He campaigned in the Deccan, extending Mauryan control in the peninsula as far south as Mysore. ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने जो दो समुद्रों के बीच का भाग था यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसके बीच जो भूमि पड़ते थे उस पर कब्जा किया और उन्होंने अपना अभियान डेक्कन क्षेत्र में भी किया और जो प्रायद्वीपीय भाग थे भारत के जो साउथ में मैसूर तक अपना नियंत्रण बढ़ाया। By the time of his death in 272 BC, the entire subcontinent had practically come under Mauryan control. और बिंदुसार की मृत्यु तक, उनकी मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय तक भारत का जो उपमहाद्वीप था वो लगभग मौर्य वंश के नियंत्रण में आ चुका था व्यावहारिक रूप से। The only area that remained hostile and unconquered was Kalinga, coastal Odisha on the east coast. और बिंदुसार के कार्यकाल में, उनके शासनकाल के दरमियान केवल एक तटीय क्षेत्र कलिंग जो था, जो पूर्वी तट पर अवस्थित था, वही एक रह गया था जिसे बिंदुसार जीत नहीं पाए थे। इट वाज अशोका द ग्रेट हिज सन हु फाइनली कंकर्ड एंड ऑक्युपाइड कलिंगा। और उनका पुत्र जो अशोक था, जिसे अशोका द ग्रेट भी कहते हैं, यानी बिंदुसार के पुत्र अशोक ने कलिंग पर अंततः विजय हासिल की। एक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। मेगास्थनीज रोड द फेमस बुक इंडिका। मेगास्थनीज ने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की थी। इन दिस बुक ही डिस्क्राइब पाटलिपुत्र एज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। उसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। उन्होंने पाटलिपुत्र को एक बहुत ही विशाल
और सुंदर नगर बताया, जो कि दीवारों से घिरा हुआ था, यानी चहारदीवारी से घिरा हुआ था। और इस नगर में 570 टावर थे और 64 द्वार थे। अब मूव टू द नेक्स्ट पेज। अशोका द ग्रेट। अब हम अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। अशोका इज बाय फार द मोस्ट फेमस ऑफ द मौर्यन किंग्स। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। ही लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट्स ऑफ हिज रीन इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। उन्होंने अपने शासनकाल के दरमियान बहुत से शिलालेख लिखवाए थे, उससे हमें जानकारी मिलती है उनके शासनकाल के बारे में। दिज इंस्क्रिप्शंस रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये जो शिलालेख थे ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। वेयर हिज मैसेज टू पीपल इन द फार फ्लंग एरियाज, ही इंस्क्राइब्ड दिज मैसेजेज ऑन स्टोन पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट्स। यानी उन्होंने अपना संदेश पत्थर के स्तंभों पर लिखवाया था। द स्टोन पिलर्स वेयर कार्व्ड आउट फ्रॉम रॉक्स एंड देन पॉलिश्ड। ये जो पत्थर के स्तंभ थे वो चट्टानों से काट कर बनाए गए थे, उसके बाद उन पर पॉलिश किया गया था। दिज पिलर्स वेयर क्राउन्ड विथ कैपिटल्स, दे इंक्लूडेड लॉयंस एंड बुल्स। उस पर जो है शेरों और बैल यानी सांडों के चित्र छपे होते थे। द लॉयन कैपिटल फाउंड एट सारनाथ इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। और जो सारनाथ में उन्होंने लॉयन कैपिटल बनाया था वो अंत में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी बना। द अशोक चक्र कार्व्ड इन द लॉयन कैपिटल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। और लायन कैपिटल में जो अशोक चक्र बना हुआ है 24 तिलियों का, वह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अंग है। द मौर्यन एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉड पॉलिटिकल यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी टू इंडिया। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता और प्रशासनिक एकरूपता में बांधा था। द मौर्याज ऑर्गेनाइज्ड ए वेरी एलेबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू रूल सच ए वास्ट एम्पायर। इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए मौर्यों ने बहुत ही सुदृढ़ प्रशासन को स्थापित किया था। वी नो अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज एंड द अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य। अब हम मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में कैसे जानते हैं? तो हम मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में बहुत से स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अशोक के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स लिखे गए थे, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका, उससे हमें जानकारी मिलती है। और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक से हमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा यानी कलिंग विजय। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अशोकाज रीन वेयर द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा एंड द सब्सिक्वेंट एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोक। अशोक के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी कलिंग विजय, और उसके बाद अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना। ही इज परहैप्स द ओनली किंग इन हिस्ट्री टू रिनाउंस कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर। इतिहास में वो शायद पहले शासक हैं जिन्होंने किसी युद्ध को जीतने के बाद उस विजय को परित्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया। द हॉरर ऑफ वॉर वाज डिस्क्राइब्ड बाय द किंग इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। इस युद्ध की विभीषिका के बारे में उन्होंने अपने एक इंस्क्रिप्शन में लिखा था, वो ये था कि 150,000 पीपल वेयर डिपोर्टेड, 100,000 वेयर किल्ड एंड मेनी मोर डाइड। यानी उस युद्ध की विभीषिका का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि 150,000 लोग इसमें बेघर बार के हो गए थे, जख्मी हो गए थे, 100,000 मारे गए थे, एंड मेनी मोर डाइड, और बहुत से नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। ये अशोक ने खुद ही लिखा था उस युद्ध के बारे में। द वार कॉज्ड मच सफरिंग टू द पीपुल, द ब्राह्मिन्स एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। इस युद्ध से बौद्ध धर्म के जो सन्यासी थे, ब्राह्मण थे
उनको पीड़ा पहुंची थी। दिस काइज अशोका मच ग्रीफ एंड रिमोर्स, इससे अशोका को जो बहुत दुख हुई और वो शोक में डूब गए। ही अबेंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल कंकेस्ट इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ धम्मा, उन्होंने ये जो भौतिक विजय की जो नीति थी उसका परित्याग कर दिया और धम्म को अपना लिया। अशोका धम्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अशोक ने जो धम्म की नीति अपनाया वो धम्म क्या था, मीनिंग ऑफ धम्म, धम्म का अर्थ क्या है। द वर्ड धम्मा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्म मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी। धम्म शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द धर्म का प्राकृत रूप है जिसका अर्थ होता है धार्मिक कर्तव्य। हाउएवर अशोका धम्म वाज नॉट अ रिलीजियस फेथ, लेकिन अशोक का जो धम्म था वो धार्मिक मत या विश्वास नहीं था। इट डिड नॉट इंक्लूड एनी रिचुअल्स और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। इस धम्म में जो है किसी प्रकार के कर्मकांड या बलिदान का कोई स्थान नहीं था। द धम्म वाज रिलेटेड टू नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। धम्म जो था वो सामाजिक व्यवहार क्या होना चाहिए इसके बारे में था। द एम्पेरर बिलीव दैट इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द किंग टू टीच हिज सब्जेक्ट्स दिस नॉर्म, और ये सम्राट अशोक का ये मानना था कि राजा का ये नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा को इन सामाजिक व्यवहार की शिक्षा प्रदान करे। अब ये धम्म अपनाने का कारण क्या था, रीजन फॉर धम्म। अशोक एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ही फेस, यानी अपने शासन काल के दरमियान अशोक ने बहुत सी समस्याओं का सामना किया था, इस वजह से उन्होंने धम्म की नीति को अपनाया था। वो कारण क्या थे, द मौर्यन एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न धर्म के लोग शामिल हुए थे। समटाइम्स कन्फ्लिक्ट्स अकर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, और कभी कभी इन विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता था। मूव टू द नेक्स्ट पेज। पीपल सेक्रीफाइस्ड एनिमल्स, लोग जो थे वो जानवरों की बलि चढ़ाते थे। पीपल ट्रीटेड देयर एल्डर्स स्लाव्स एंड सर्वेंट्स बैडली, लोग अपने बड़ों, दासों और नौकरों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। देयर वर कन्फ्लिक्ट्स अमंग द फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स, और कभी कभी परिवार और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। एज ए रिजल्ट द एम्पेयर फेल्ट द नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट को इन समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, तो धम्म के सिद्धांत क्या थे। अशोका इन हिज वेरियस एडिक्ट्स हैज एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हिज धम्म, उन्होंने कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वो ये इस प्रकार थे, ओबीडियंस टू वंस मदर एंड फादर, हर व्यक्ति को अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का और अन्य जो सम्मानित लोग हैं उनका आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ ascetics, relatives, slaves, servants and dependents, the poor and miserable, friends, acquaintances and companions। और उनका जोर इस बात पर भी था कि सन्यासियों का, रिश्तेदारों का, दासों का, नौकरों का और जो आश्रित हैं किसी के ऊपर उनका, द पुअर गरीब, और जो दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। अब्स्टिनेंस फ्रॉम किलिंग और इंज्यूरिंग ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, किसी भी सजीव प्राणी का वध न हो, उनको चोट न पहुंचाया जाए। स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेटिंग लिटिल वेल्थ, बहुत कम धन का संग्रह किया जाए। ट्रूथफुलनेस, मोरलिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, और आपका दिल, आपका हृदय सच्चाई, नैतिकता और शुद्धता से भरा हो, ये उनका धम्म का सिद्धांत था। अब अशोका ने किन किन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, वेलफेयर मेजर्स, यानी कौन कौन से कल्याणकारी कदम उठाए। इन हिज धम्मा अशोका अटेम्प्टेड टू ए केयरफुल सिंथेसिस ऑफ वेरियस नॉर्म्स विच वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग हिज रेन। नन वायलेंस वाज टू बी प्रैक्टिस्ड बाय गिविंग अप वार एंड कंक्वेस्ट एंड ऑल्सो एज ए रेस्ट्रेंट ऑफ द किलिंग ऑफ एनिमल्स, यानी अशोक ने अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया
जानवरों के बलिदान पर रोक लगाया। द पॉलिसी ऑफ धम्मा ऑल्सो इंक्लूडेड सर्टेन वेलफेयर मेजर्स लाइक प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, और उनके धम्म की नीति में यह भी शामिल था कि पेड़ लगाए जाएं, कुएं खुदवाए जाएं और नहर का निर्माण किया जाए। अशोका प्रोहिबिटेड कंडक्टिंग ऑफ सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेज रेगुलरली। ही बिल्ट रेस्ट हाउसेज, उन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण करवाया राजमार्गों के किनारे। ही ऑल्सो बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्प्रेड ऑफ धम्म। तो धम्म की जो उन्होंने नीति अपनाई थी उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। अशोका एडोप्टेड सेवरल मेजर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ धम्म। ये अशोक ने धम्म के विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए। वो इस प्रकार थे। अशोका इंग्रेव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा ऑन रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स, यानी उन्होंने स्तंभ लेखन करवाया, शिलालेख करवाया। देयर आर 14 रॉक एडिक्ट्स एंड 7 पिलर एडिक्ट्स। इन डूइंग सो अशोका वाज ट्राइंग टू स्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ सब्जेक्ट, यानी ऐसा करके अशोक अपने प्रजा के साथ सीधा संवाद बनाना चाहते थे। दिस इंस्क्रिप्शंस वेर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज विच वाज द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल। उस समय स्थानीय लोगों की जो भाषा थी प्राकृत, उस भाषा में उन्होंने इन शिलालेखों को लिखवाया। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महामता, यानी उन्होंने कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें धम्म महामता कहते थे। दीज ऑफिसर्स वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू टीच पीपल अबाउट द पॉलिसीज ऑफ धम्मा। ये अधिकारी जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को धम्म की नीतियों को बताने के लिए जाते थे। दीज ऑफिसर्स वेर ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड बाय द किंग टू रीड द एडिक्ट्स टू दोज पीपल हु वेयर अनेबल टू रीड, और इन अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया था कि ये जो एडिक्ट्स हैं, ये एडिक्ट या धम्म की जो नीतियां हैं उन्हें पढ़कर सुनाया जाए उन लोगों को जो पढ़ने में समक्ष नहीं है, यानी जो पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़कर सुनाया जाता था। ही इवन सेंट मैसेंजर्स टू अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस एंड इजिप्ट टू स्प्रेड धम्मा। उन्होंने विशेष संदेशवाहकों को अन्य देशों में भी धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए भेजा, जैसे श्रीलंका, सीरिया, यूनान और मिस्र। नेक्स्ट टॉपिक, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। द मौर्यन एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड पॉलिटिकल यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी टू इंडिया। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता को सुदृढ़ किया। द मौर्याज ऑर्गेनाइज्ड ए वेरी एलोबरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू रूल सच ए वास्ट एम्पायर। उन्होंने इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर शासन के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ प्रशासन की नींव रखी। वी नो अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज एंड द अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य। यानी हमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में शिलालेखों, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। हाउ डिड अशोका कंट्रोल ए वास्ट एम्पायर। अशोक ने इतने बड़े विशाल साम्राज्य को कैसे नियंत्रित किया। तो एडमिनिस्टर सच ए वास्ट एम्पायर अशोका अडॉप्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस फॉर डिफरेंट एरिया। यानी अशोका ने इतने बड़े विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए या शासन चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की शासन पद्धति को अपनाया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इन द एरियाज सराउंडिंग द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा द एम्पेरर वाज इन डायरेक्ट कंट्रोल। यानी मौर्य वंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ का शासन सम्राट खुद चलाते थे, उन्हीं के नियंत्रण में होता था वहाँ का प्रशासन। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल हु लिव्ड इन द विलेजेज एंड टाउन्स इन द एरिया। यानी उन्होंने गाँवों तथा शहर में रहने वाले लोगों से कर वसूलने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। द अदर एरियाज वेर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविंसेज, और शेष जो क्षेत्र थे उन्हें प्रांतों में विभक्त किया जाता था। दिस प्रोविंसेज वेर रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल सिटीज, और इन प्रांतों का शासन वहाँ की राजधानियों के माध्यम से होता था। फॉर एग्जाम्पल द सिटीज ऑफ तक्षशिला और उज्जैन वेयर द प्रोविंशियल कैपिटल। यानी
तक्षशिला और उज्जैन जो थे प्रांतीय राजधानियाँ थे। द एम्पेरर वाज हेल्प्ड बाय मेनी मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और सम्राट के जो मंत्री होते थे और राजसी परिवार के सदस्य होते थे, वे सम्राट की मदद करते थे शासन चलाने में। द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल वाज रूल्ड बाय ऑफिशियल्स डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द रूलर। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल वर गिवन सैलरी, और इन अधिकारियों को वेतन दिए जाते थे। द प्रोविंसेज वे रूल्ड बाय द रॉयल प्रिंसेज, और प्रांतों का शासन राजकीय राजकुमारों के द्वारा होता था, यानी राजसी परिवार के जो राजकुमार होते थे उनके नियंत्रण में प्रांत होते थे। दिज प्रिंसेज वेयर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, इन राजकुमारों की नियुक्ति गवर्नर के रूप में की जाती थी। दे फॉलोड लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन टू गवर्न द प्रोविंसेज, और ये राजकुमार जो होते थे वो उन प्रांतों का शासन चलाने के लिए वहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का अनुसरण करते थे। अब वो टू द नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सेशन, यानी कर प्रणाली कैसी थी, यानी शासन चलाने के लिए कर की व्यवस्था कैसी थी। द मेंटेनेंस ऑफ सच ए ह्यूज आर्मी रिक्वायर्ड ए मैसिव इनकम एंड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस, यानी इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए बहुत बड़ी आय की आवश्यकता पड़ती थी, और इस वजह से कर वसूलने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती थी। देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग रेगुलर रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्री, द मौर्यन स्टेट अंडरटूक and regulated numerous economic activities which earned it a huge income। तो अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित रूप से राजस्व की वसूली की जाती थी किसानों से, उसके अलावा अन्य आर्थिक क्रियाकलाप भी किए जाते थे। दिस इंक्लूडेड द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, रॉयल लैंड होल्डिंग, trade in different commodities, exploitation of mineral resources, utilization of forest wealth, sale of liquor and manufacture of arms। तो आमदनी बढ़ाने के लिए और जो क्रियाकलाप होते थे वो थे व्यापार, विभिन्न सामानों का व्यापार होता था, और जो खनिज संसाधन थे उनका दोहन होता था, और जंगल से जो उत्पाद प्राप्त होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था, और शराब की बिक्री की जाती थी, तथा वो आर्म्स यानी कि हथियारों का निर्माण किया जाता था, जिससे राज्य की आमदनी बढ़ती थी। द मौर्यन गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी टू द पीजेंट्री, और मौर्य वंश की जो सरकार थी वो किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराती थी। द अर्थशास्त्र रेफर्स to a water tax which was regularly collected wherever the state assisted in providing irrigation। अर्थशास्त्र पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है कि जिन क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाती थी उन क्षेत्रों से जल कर के रूप में, यानी पानी पर भी टैक्स लगाया जाता था। वन ऑफ चंद्रगुप्ताज गवर्नर्स, पुष्यगुप्त, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ए डैम अक्रॉस ए रिवर नियर गिरनार in western India, resulting in a large lake to supply water for irrigation। यानी चंद्रगुप्त के जो गवर्नर थे उनमें से एक पुष्यगुप्त जो थे, उन्होंने पश्चिमी भारत में गिरनार के समीप एक नदी पर बहुत बड़ा बांध बनवाया था सिंचाई के लिए। अशोका ऑल्सो गॉट मेनी रॉक कट विहाराज एंड स्तूपाज कंस्ट्रक्टेड। अशोक ने बहुत से विहारों का निर्माण करवाया था। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, डिक्लाइन ऑफ मौर्य, यानी इतना सुदृढ़ जो साम्राज्य था, इतना विशाल साम्राज्य था, उसका पतन, उसका अंत क्यों हुआ। द मौर्यन रूलर्स कंटिन्यू टू रूल फॉर अबाउट हाफ ए सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BCE, यानी 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद भी लगभग आधी शताब्दी तक, हाफ ए सेंचुरी, मौर्य वंश का शासन चलता रहा। The disorder that emerged in the administrative machinery after the death of Ashoka is regarded as one of the important factors for the disintegration of the Mauryan Empire। यानी मौर्य वंश का विखंडन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था उनमें से एक था
प्रशासनिक मशीनरी का विखंडित हो जाना, यानी वो ध्वस्त हो जाना। जो प्रशासनिक व्यवस्था पहले के शासकों में था वो बाद के यानी अशोक की मृत्यु के बाद वो विखंडित हो गया और ये पतन का कारण रहा। अशोका वाज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स हु लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर टेरिटरीज। अशोक के उत्तराधिकारी जो थे वे बहुत कमज़ोर साबित हुए, उनका उन क्षेत्रों से नियंत्रण कमज़ोर पड़ गया। द इनर्मस एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी लेड टू ए फिनेंशियल क्राइसिस एंड द इन्वेशंस इन द नॉर्थ वेस्ट एडेड टू द डिसऑर्डर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ी सेना जो थी यानी मौर्य वंश में, मौर्य शासनकाल में जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, उनके ऊपर खर्च बहुत किया जाता था। इस वजह से वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया और उसी समय उत्तर पश्चिम में जो विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ उसके वजह से मौर्य वंश के प्रशासन में डिसऑर्डर आ गया। मौर्य वंश का प्रशासन ध्वस्त हो गया, वो कमज़ोर पड़ गया और अंततोगत्वा मौर्य वंश का पतन हो गया। I think you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again. Write down difficult words in your notebooks and try to find out meaning using a dictionary. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.